वीडियो के अंदर हम हमारी कक्षा 10 साइंस की किताब में जो अंतर्गत लाइन में से एमसीक्यू आते हैं, तो ऐसे कुछ मैंने एमसीक्यू आपके लिए निकाले हैं। जैसे पहला है श्वेत श्याम फोटोग्राफी, यानी कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो याद रखिएगा AgCl और AgBr। याद रखिएगा श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? AgCl और AgBr। अगला आता है दांतों का इनेमल किसका बना होता है? तो दांतों का इनेमल CA3 कोष्टक में PO4 ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्सी बराबर क्या लिखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी बराबर एपिटाइट का बना होता है, यानी किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है। तो याद रखिएगा दांतों का इनेमल किसका बना होता है? CA3 कोष्टक में PO4 ट्वाइस यानी दो। इसको बोलते हैं CA को बोलते हैं कैल्शियम, PO4 को बोलते हैं फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट नामक कठोर पदार्थ का बना होता है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। तो नेटल के डंक में किसका अम्ल, कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। पर इसकी असर को दूर करने के लिए डॉग के पौधे की पत्तियों को रगड़ कर लगाया जाता है। तो यहाँ पर आएगा कि नेटल की डंक को असर की दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो डॉग के पौधे की पत्तियों का। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल बराबर। संतरे में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्टिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। NaOH की बनावट कौन सी पद्धति द्वारा करते हैं? क्लोरोक्षार प्रक्रिया द्वारा। तो क्लोरोक्षार प्रक्रिया द्वारा NaOH को बनाया जाता है। 1 ग्राम सोने से बराबर कितने मीटर लंबा तार बना सकते हैं? तो 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक है। लेड और मरकरी यानी पारा ऊष्मा के कुचालक है। मरकरी यानी पारा ये द्रव स्वरूप में होती है। याद रखिएगा कौन सी धातु द्रव स्वरूप में होती है? तो मरकरी यानी पारा। गैलियम और सीजियम धातु जो होती है उसका गलनांक बहुत कम होता है। उसको अगर हम हथेली पर रखे तो भी वो कमरे के तापमान पर पिघल जाती है। आयोडीन अधातु चमकीला होता है। कौन सी अधातु चमकीली होती है? तो आयोडीन। ग्रेफाइट विद्युतता सुचालक होता है। हीरा जो है वो कठोर, गलनांक और पतनांक बहुत अधिक होता है और सबसे कठोर होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु इतनी मुलायम होती है कि उसको चाकू से काटा जा सकता है। तो याद रखिएगा किसको चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अच्छा, Al2O3 और ZnO ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से हैं? तो Al2O3 और ZnO सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। याद रखिएगा किस कौन सी धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं? सोडियम और पोटेशियम। एक्वा जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होता है कि उनका 3:1 अनुपात में बनाया जाता है। 3 अनुपात में लेते हैं हम किसको? HCl को, और 1 अनुपात में लेते हैं HNO3 को। तो एक्वारिजिया का जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि HCl और HNO3 का अनुपात होता है 3:1। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुएं गल जाती है। तो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातु को गलाने के लिए कौन से सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं? एक्वारिजिया। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। गोल्ड जो है वो सबसे कम क्रियाशील धातु है। अगला आता है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण से कौन कौन सी धातु का परिष्करण करते हैं? तो यहाँ पर आता है कॉपर, जिंक, टीन, निकल, फिर आता है क्या? सिल्वर और सोना। अशुद्ध एनोड के नीचे जमा होता है, यानी अशुद्धि इसमें क्या होती है? एनोड के नीचे जमा होती है और इस अशुद्धि को हम बोलते हैं एनोड कंग। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चलाई जाती है, यानी लोहे पर और इस्पात यानी स्टील पर जंग न लगे इसलिए हम उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं और इसको बोलते हैं यशद लेपन। यशद लेपन कहते हैं। पारा यानी क्या? पारा की मिश्र धातु। तो पारा
धातु को बोलते हैं अमलगम। देखो किसी मिश्र धातु का एक घटक क्या हो, मरकरी यानी पारा, तो उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है पीतल, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है कांसा। 24 कैरेट का सोना शुद्ध और नरम होता है। 22 कैरेट के सोने में 22 भाग सोना होता है और 2 भाग तांबा या चांदी होता है। लेड और टिन की मिश्र धातु है सोल्डर, इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसका उपयोग हम सोल्डरिंग करने के लिए किए करते हैं। भूपृष्ठ में खनिजों के रूप में कार्बन कितने होता है, तो 0.02% कार्बन होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। याद रखिएगा जमीन में कार्बन कितना होता है, 0.02%, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है 0.03%। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। फुलेरिंग में कार्बन की संख्या होती है 60। बक मिनिस्टर फुलर ने इसको खोजा था। जियोडेसिक बड़ा गुबंद, बड़ा इसकी रचना किसकी जैसी होती है, जियोडेसिक गुबंद जैसी होती है। लंबी श्रृंखला, उपश्रृंखला, चक्रीय रचना बनाना ये कार्बन का एक गुणधर्म है। इस गुणधर्म को बोलते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन यानी कैटेनेशन कहते हैं। कई बार हमको ये रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त को पहचानो ऐसा दिया होता है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, 6CO2 + 12H2O, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, और यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है, ऑक्सीजन और पानी। तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। पर कभी कभी क्या करता है कि इसमें हमको पूरा समीकरण दिया होता है, यहाँ पर हमारे को डैश कर देता है, तो याद रखने का कि ग्लूकोज बनता है। यहाँ पर मीथेन का दहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा के द्वारा विघटन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये प्रक्रिया ऊष्माशोषी है। और देखो यहाँ पर एक अभिकारक में से 2 या 2 से अधिक अभिकारक बनते हैं, इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। किसका भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और लेड ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन। यहाँ पर एक अभिकारक में से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखो अधिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु का विस्थापन करती है, यानी Fe + CuSO4, तो यहाँ पे FeSO4 + Cu बनता है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर देखो 2 अभिकारकों के बीच में आयनों की लेन देन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसमें बेरियम सल्फेट के सफेद अवक्षेप मिलते हैं, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन दूर हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, इसलिए इसको बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखो अम्ल की प्रक्रिया हम क्षारक से करते हैं तो लवण बनता है और पानी, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखो NaOH की बनावट है क्लोरोक्षार अभिक्रिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित, तो विलयन में NaOH बनता है और एनोड पर से क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है और कैथोड पर से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और क्या बनता है, पानी, तो इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण की बनावट। तो ये बना विरंजक चूर्ण। यहाँ पर देखो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इन चारों के बीच में क्या करते हैं, अभिक्रिया। तो यहाँ पर बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। और ये किसका है, तो बेकिंग सोडा की बनावट का समीकरण है। सोडियम कार्बोनेट की 10 पानी के अणु के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया, तो यहाँ बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो ये धोने का सोडा बना, तो ये धोने के सोडे की क्या है, बनावट,
यहाँ पर देखो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को जिप्सम बोलते हैं। 373 केल्विन तापमान पर क्या करते हैं, गर्म, तो पानी के 1.5 अणु दूर होते हैं और बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनावट है। जिंक को हम क्या करते हैं कि देखो सल्फाइड युक्त अयस्क है, उसको लंबे समय तक हवा में गर्म करते हैं तो धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और क्या होता है, इस पद्धति को बोलते हैं भर्जन विधि। यहाँ पर देखो इसका बैलेंस हमेशा 23-22 से होता है, ये इसकी पहचान है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोनेटिक अयस्क को लंबे समय तक हम गर्म करते हैं तो धातु का ऑक्साइड में रूपांतर होता है और क्या होता है कि वाष्पशील अशुद्धि दूर होती है। इस अभिक्रिया को निस्थापन कहते हैं। अच्छा, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के यौगिक में से उसका विस्थापन करती है। यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण जो धातु मिलती है वो हमको पिघलित अवस्था में मिलती है, इसलिए इसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्मिट अभिक्रिया। यहाँ पर देखो एल्कोहल, एल्कोहल का हम क्या करते हैं कि 443 केल्विन तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये क्या होता है कि एल्कीन में बदल जाता है और इसमें से पानी का अणु दूर होता है, पानी का अणु दूर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं निर्जलीकरण की अभिक्रिया। तो निर्जलीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, तो इसको बोलते हैं निर्जलीकरण की अभिक्रिया। अगला देखो यहाँ पर एसिटिक अम्ल, इसकी हम क्या करते हैं, एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एस्टर, एस्टर बनता है। तो एस्टर बनता है, तो एस्टर बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको किसकी अभिक्रिया कहते हैं, एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको बोलते हैं एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया। तो याद रखने का कि एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है, तो एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया में क्या करते हैं हम यहाँ पर, तो याद रखने का एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल की हम क्या करते हैं, एल्कोहल के साथ अम्ल उद्दीपक की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, एस्टर और पानी बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला हमारा है, अगला क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखो, अगला हमको दिया है कि अगला देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो अगला हमको दिया है, अगला देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन से उद्दीपक का उपयोग होता है, तो निकल उद्दीपक का उपयोग होता है। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं अथवा तो हाइड्रोजिनीकरण कहते हैं। कई बार पूछेगा वनस्पति तेल में से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन से उद्दीपक का उपयोग होता है, तो निकल उद्दीपक का। इस अभिक्रिया को हाइड्रोजिनेशन अथवा हाइड्रोजिनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल में क्या होता है, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है और वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है, यानी हमें वनस्पति तेल खाना चाहिए। जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% पानी में बनाए गए जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, सिरका। तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% अल्कोहल में बनाए गए जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। अगला आता है कि शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, तो 290 केल्विन। क्वथनांक कितना होता है, 391 केल्विन। एथेनॉल का गलनांक कितना होता है, तो 156 केल्विन और क्वथनांक होता है 351 केल्विन। साबुन में क्रियाशील समूह, तो साबुन में कौन सा क्रियाशील समूह होता है, COONA। अच्छा, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट में कौन सा क्रियाशील समूह होता है, SO3Na होता है। मेल के चारों तरफ गोलीय रचना बनती है, उसको बोलते हैं मिसेल। मेल के चारों तरफ बनने वाली गोलीय रचना को बोलते हैं मिसेल। अच्छा,
यहाँ पर देखो साबुन का अणुसूत्र होता है C17H35 COONA। यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग, और इसको बोलते हैं आयनिक भाग। ये आयनिक भाग जो होता है वो क्या करता है कि वो किससे प्रक्रिया करता है तो पानी से, और ये किससे प्रक्रिया करता है मैल से, मैल से प्रक्रिया करता है। तो ये मैल से जुड़ जाता है और ये ऊपर पानी में ही रह जाता है। अच्छा यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये कौन सा भाग है जो कार्बन की लंबी श्रृंखला वाला भाग है, वो कैसा भाग है तो जल रागी भाग है, जल रागी भाग कहते हैं, और इसको बोलते हैं जल विरागी भाग, जल विरागी भाग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारी किताब में जो केमिस्ट्री में पूछे गए बराबर बुक के अंदर से एमसीक्यू है। तो वो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर कीजिए, और बराबर क्या करिए कि बराबर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।